नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से एयर इंडिया एक्सप्रेस की ओर से देहरादून से बेंगलुरु के लिए नई हवाई सेवा का फ्लैग ऑफ किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह सेवा राज्य के समृद्ध विकास और हवाई संपर्क विस्तार की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। बेंगलुरु से लेकर बेहतर कनेक्टिविटी से उत्तराखंड में पर्यटन, व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही छात्रों, पेशेवरों और उद्यमियों के लिए देश के सबसे गतिशील शहरों में से एक से जुड़ाव और मजबूत होगा। सीएम ने एयर इंडिया एक्सप्रेस का स्वागत करते हुए कहा कि नई सेवा से उत्तराखंड की जनता और प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ेगा। तो वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते देहरादून, नैनीताल, पौड़ी और टिहरी गढ़वाल जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और इस दौरान देहरादून में रेड अलर्ट घोषित किया गया। तो वहीं दूसरी ओर सशस्त्रधारा और मालदेवता क्षेत्रों में बादल फटने की घटना सामने आई है। तो वहीं इस घटना में 2 लोगों के लापता बताए जा रहे हैं और करीब 100 लोगों के फंसे होने की सूचना है। रात्रि को जो तेज बारिश हुई है उससे हमारे यहाँ की सभी नदियां तूफान पर हैं और कई जगह बादल फटा है। करीब 25-30 स्थानों पर सड़क पूरी तरह से बह गई है। घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे ये हमारा सोंग और बांदल पर बांदल 2 नदियां यहाँ पर मिलती हैं। उस पुल को भी खतरा हो गया है, उसका जल स्तर कम होगा। हम लोग सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रातःकाल सारी जानकारी ली है, उन्होंने चिंता व्यक्त करी और हर प्रकार से हमको आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सतत प्रयासों का सकारात्मक परिणाम सामने आया। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने उत्तराखंड राज्य के लिए 547.83 करोड़ की महत्वपूर्ण धनराशि स्वीकृत की है। इस राशि का उपयोग ऋषिकेश में वितरण, संरचना एवं भूमिगत केबलिंग कार्यों और राजधानी देहरादून में आधुनिक SCADA प्रणाली विकसित करने में किया जाएगा और इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से दोनों नगरों की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था न केवल अधिक होगी, सुदृढ़ होगी, बल्कि उपभोक्ताओं को सुगम, सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण बिजली भी प्राप्त होगी। साथ ही उत्तराखंड को लगातार केंद्र सरकार का भरपूर सहयोग मिल रहा, जिसमें राज्य की विकास गति को नई दिशा और ऊर्जा मिल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मुख्यमंत्री आवास देहरादून में शिष्टाचार भेंट की है। यह भेंट वार्ता राज्य के आर्थिक परिदृश्य, वित्तीय समावेशन, बैंकिंग सेवाओं के सुदृढ़ीकरण से जुड़े कई पहलुओं पर केंद्रित रही। मुख्यमंत्री ने मल्होत्रा से उत्तराखंड के पर्वतीय और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार, डिजिटल भुगतान प्रणाली के प्रसार और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आरबीआई के सहयोग का अनुरोध किया है। और राज्य सरकार ये भी चाहती है कि जनता को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिले। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड SDRF के केंद्रीय अंश के रूप में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 455 करोड़ 60 लाख रुपए की धनराशि अग्रिम तौर पर जारी कर दी है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री का आभार व्यक्त किया। और इसको लेकर आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन का कहना है कि आपदा के कारण उत्तराखंड की आर्थिकी पर जो प्रभाव पड़ा है उसकी भरपाई के लिए प्रधानमंत्री ने 1200 करोड़ की आर्थिक सहायता की घोषणा की थी और 455 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। ये जो आपदा के कारण जो उत्तराखंड के आर्थिकी पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन पहले घोषणा किया था 1200 करोड़ रुपए की। उसी के क्रम में कल हमको 455 करोड़ रुपए की किस्त भारत सरकार से प्राप्त हो गई है।
इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया गया है। और ये पैसा निश्चित रूप से एक मरहम का काम करेगी आपदा के जख्म के लिए, और इससे हम राहत बचाव कार्य में तेजी लाएंगे और बाकी जो पुनर्निर्माण के कार्य है उसमें तेजी। बीजेपी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी में बड़े बदलाव करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में नए पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी गई है। लंबे समय से इस सूची का कार्यकर्ताओं को इंतजार था और इस नए गठन में पुनीत मित्तल को एक बार फिर से प्रदेश कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह लगातार तीसरी बार है जब मित्तल को यह कदम दायित्व सौंपा गया, जो पार्टी नेतृत्व द्वारा उनके कार्यकुशलता और निष्ठा पर विश्वास का प्रमाण है। पदभार ग्रहण करने के बाद में पुनीत मित्तल ने शीर्ष नेतृत्व और संगठन का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मुझे एक बार फिर से कोषाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है, इसके लिए मैं पार्टी नेतृत्व का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व, दिल्ली के नेतृत्व और अपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री संगठन जी को बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मेरे पे तीसरी बार ट्रस्ट अपना जताया है कि मैं इस कार्य को भली भांति कर पाऊं। और मैं सबको विश्वास दिलाता हूं कि जो निर्णय और जो जिम्मेदारी संगठन ने मेरे पर छोड़ी है उसको ठीक से निभाने का पूरा प्रयास करूंगा। कोशिश करूंगा कि अपने सबके सहयोग से पार्टी आगे बढ़े और हम लोग सब मिलकर साथ काम। प्रादेशिक बंगाली कल्याण समिति केंद्रीय कार्यकारिणी चुनाव में दिलीप अधिकारी ने बाजी मारी है। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए दिलीप अधिकारी एवं कृष्ण कुमार दास चुनाव मैदान में थे। दिलीप अधिकारी को 53 मत, कृष्ण कुमार दास को 17 मत प्राप्त हुए। 36 मतों से कृष्ण कुमार दास को हराकर दिलीप अधिकारी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। वहीं महामंत्री पद पर नारायण हालदार को 52 मत, विकास सरकार को 19 मत प्राप्त हुए। नारायण हालदार 33 मतों से जीत दर्ज की है। सबसे पहले काम रह गया बंगाल समाज को एकत्रित करना। आज हमारा समाज बिखरा पड़ा है, उन सबको जो मैं एकत्रित करना मेरा सबसे पहला धर्म होगा कि बंगाल समाज को एक मंच में लाके खड़ा करूं। और मेरा उद्देश्य ये है देहरादून में अपना प्रतिनिधि भेजना। अगर मैं 2027 के चुनाव में इस उड़नपुर नगर से देहरादून नहीं भेजा किसी को तो मेरे जैसा अध्यक्ष की कोई जरूरत नहीं है। तो मेरा पूरा मेहनत रहेगा, फोकस रहेगा कि यहाँ से कोई भी विधायक हमारे बंगाली समाज से बने और देहरादून में जाए। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जन सुनवाई आयोजित की गई। इस अवसर पर 60 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई, जबकि कई आवेदन अभी भी प्रक्रिया में हैं, जिससे शिकायतों की संख्या और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। शिकायतों में बिजली कनेक्शन, पानी की आपूर्ति, अवैध अतिक्रमण और अन्य समस्याएं प्रमुख रही। आज भी जन सुनवाई की गई, जिसमें अभी तक करीबन 60 से ऊपर जो शिकायतें प्राप्त हो गई हैं और अभी भी कई शिकायतकर्ता भी ऑफिस में हैं, तो मुझे लगता है कि शिकायत की संख्या और बढ़ेगी। इसमें हमने जो मुख्य शिकायतें आई हैं वो कुछ बिजली के कनेक्शन से रिलेटेड, कुछ पानी की सप्लाई से रिलेटेड हैं, कुछ अवैध अतिक्रमण और अन्य तरह की शिकायतें हैं, जिसमें कई शिकायतों में जो शिकायतें रिपीट हुई हैं जिसमें पुनः शिकायतकर्ता को आना पड़ा है, उसमें संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी प्राप्त किया गया है और तत्काल ये सभी को सुनिश्चित करने के लिए बताया गया है कि 1 सप्ताह में लंबित शिकायतों का निस्तारण करें। नगर निगम से जुड़ी लंबित समस्याओं को लेकर महापौर दीपक बाली ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि काशीपुर की जनता को संपत्ति संबंधी कार्यों में अब राहत मिलेगी। साथ ही महापौर ने यह भी बताया कि हाउस टैक्स की रसीद पर रजिस्ट्री बंद होने से जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस मुद्दे पर चर्चा के बाद जिलाधिकारी और एडीएम के स्तर पर समाधान निकाला गया। इसके साथ ही महापौर ने बताया कि दाखिल खारिज का मामला भी है, लंबे समय से अटका हुआ था। नगर निगम बोर्ड ने पहले ही प्रस्ताव पारित कर शासन को भेज दिया था। देखिए, काशीपुर की सामान्य जनता कुछ समय से एक समस्या से जूझ रही थी। कुछ महीने हो गए इस समस्या को लेते हुए बहुत सारे लोग रोज नगर निगम ऑफिस में आ रहे थे कि जो रजिस्ट्री ऑफिस में जो हमारी हाउस टैक्स की रसीद होती है, संपत्ति कर की रसीद होती है, उसके रसीद के बिना पर जो रजिस्ट्रियां होती थी वो सब बंद कर दी गई थी, उन पर रोक लग गई थी। तो अभी
हमारे मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी काशीपुर जब आए थे तब भी उनसे निवेदन किया गया था और संज्ञान में लेते हुए उनके द्वारा जो अधिकारियों को निर्देशित किया गया और निर्देशित करने के बाद जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से इसके ऊपर निर्णय हो गया है और जिस तरीके से रोकने से पहले, रजिस्ट्री रोकने से पहले जिस तरीके से संपत्ति कर, हाउस टैक्स की रसीद पर रजिस्ट्रियां होती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती 2 अक्टूबर तक बीजेपी सेवा पखवाड़ा आयोजित करेगी। इस अवधि में रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य शिविर, स्वच्छता अभियान, एक पेड़ मां के नाम प्रदर्शनी और संवाद कार्यक्रम सहित कई योजनाएं होंगी। इसके साथ मोदी सरकार के विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए 75 शहरों में मोदी विकास मैराथन आयोजित करने की योजना बनाई गई है। देखिए, अभी सेवा पखवाड़ा की निरंतर बैठकें चल रही हैं और 17 तारीख हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक लगातार सेवा पखवाड़े के कार्यक्रम होंगे, जिसमें हम ग्रामीण क्षेत्रों में, मोहल्लों में जाके स्वच्छता कार्यक्रम करेंगे। हम स्वास्थ्य शिविर लगाएंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग स्वास्थ्य शिविरों का लाभ लें और उस स्वास्थ्य शिविर में किसी भी प्रकार की जैसे पर्ची कटती है या कुछ होता है, निःशुल्क, वो पूरी तरह से निःशुल्क होगा और ज्यादा से ज्यादा लोग उसका लाभ लें। इसके लिए जनता तक वो विस्तार मतलब सूचना दी जाएगी। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य थराली पहुंचे और आपदाग्रस्त थराली क्षेत्र का जायजा लिया। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल, थराली से पूर्व विधायक डॉक्टर जीतराम भी मौके पर मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष ने थराली बाजार का पैदल भ्रमण कर आपदा से नुकसान का जायजा लिया। कांग्रेस ने रानीबगड़ क्षेत्र में सोलघाटी, सगवाड़ा, पारथा समेत अन्य क्षेत्रों से आए आपदा प्रभावितों और जन गांवों में सड़कें बंद होने से आए खाद्यान्न संकट गहराता जा रहा। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कभी पानी की कमी से सूखते उत्तराखंड के इन खेतों में अब लहलहा रही हैं फसलें। राज्य में सिंचाई की आधुनिक तकनीकी ने खोल दिए हैं किसानों के तरक्की के द्वार। इन सीढ़ीदार खेतों में प्राकृतिक स्रोतों के जरिए पानी पहुंचाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की पहल से सोलर पंप लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण के जरिए पानी को खेतों तक पहुंचाना हो गया है बेहद आसान। लघु सिंचाई परियोजना के तहत सिंचाई के लिए बने सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम व अलग अलग तकनीकी से बनाए गए पानी के टैंकों ने पहाड़ की खेती किसानी को दिए हैं नए आयाम। सिंचाई होने से किसान बंजर पड़े खेतों पर नकदी फसलें उगाकर कर रहे हैं लाखों की कमाई। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपिंग सिस्टम से किसानों की बिजली पर निर्भरता भी हो गई है खत्म। सरकार का किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प हो रहा है पूरा। हमारे गांव में सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू की गई, जहां पर हमारे समस्त गांववासी पुरानी खेती झंगोरा, मंडवा और गेहूं, मक्की उस पे निर्भर थे। आज इस सोलर पंप लगने से पूरे गांव में सिंचाई पर्याप्त रूप से हुई और हमने यहां पर नकदी फसलों का कार्य शुरू किया, जहां पर हमने शिमला मिर्च, बीन्स और टमाटर लगाने शुरू करे। जिन खेतों पे कुछ नहीं होता था, आज वहां पर नकदी फसलें बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा दाम कमाया। पूरे गांव वालों को बहुत बड़ा फायदा मिला। अब तक सोलर पंप सिस्टम के तहत राज्य भर में 497 जियो और आरसीसी टैंकों का किया गया है निर्माण। स्थानीय संसाधनों के सतत प्रबंधन से उत्पादकता और ग्रामीण समुदाय की आय में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। सौर ऊर्जा से समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे?
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। हिंदू शक्ति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र भटनागर राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर बरसे हैं। इस दौरान हिंदू शक्ति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र भटनागर ने राज्य और केंद्र सरकार पर हिंदुओं की सुरक्षा नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा, हिंदू शक्ति संगठन बीजेपी का अंश नहीं है, क्योंकि लोग इस बात की चर्चा करते हैं। देश में जितने भी हिंदू संगठन हैं वे बीजेपी के अंश हैं। पूरा काम सर हम कल करते, लेकिन हमें अभी ये बात हमें कल हमारे आला अधिकारियों ने, आला जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व जो हमारा बैठा है, उन्होंने जब बीसीसीआई के बारे में बात करी तो बीसीसीआई के बहुत आला अधिकारी जो है इस मैच के खिलाफ थे, जो इस मैच को देखने जा ही नहीं रहे हैं। तो इसलिए हम जो देखिए, जो आदमी गलत नहीं है उसका पुतला फूंकना है, उसके खिलाफ नारेबाजी करना मेरे नियम और असूल में नहीं है साहब। जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री मोदी जी का भी पुतला फूंका जाएगा, जरूरत पड़ी तो गृह मंत्री अमित शाह जी का पुतला फूंका जाएगा और उनके बेटे जय शाह जी का पुतला फूंका जाएगा। संगठन हमारा सनातन की आवाज को बुलंद करने के लिए है, भारत में सनातन को जिंदा रखने के लिए है। पहली चीज, एक बार आपको एक और बात बताता हूं, संगठन किसी भी धर्म का विरोधी नहीं है। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप लगा रही है और देश भर में इसको लेकर अभियान चला रही है, जिसके तहत उत्तराखंड में भी कांग्रेस 15 सितंबर से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करेगी, जिसको लेकर कांग्रेस वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि उत्तराखंड में यह अभियान 15 सितंबर से शुरू होकर 15 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है। सिग्नेचर कैंपेन कांग्रेस मुख्यालय में शुरू करेंगे, पूरे प्रदेश में शुरू हो रही है, 15 तारीख से पूरे देश में शुरू हो रही है। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक वोट चोरी के खिलाफ हमारा पूरे राष्ट्रीय स्तर पे चल रहा है और 5 करोड़ सिग्नेचर्स हम देश में जनता के इकट्ठा करेंगे, वोटर्स के इकट्ठा करेंगे और हमारे प्रदेश में यहां से भी हम कम से कम 5 लाख टारगेट हमने रखा है, 10 लाख तक हम करने की कोशिश करेंगे। यहां से हस्ताक्षर करवा करके 70 की 70 विधानसभाओं से और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपेंगे, जो राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ उसको मुख्य निर्वाचन आयुक्त को देगा। भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर एसोसिएशन किसानों की मांगों को लेकर संसद के लिए पैदल मार्च करने जा रही है। हरिद्वार प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठन ने बताया कि 17 सितंबर को हरिद्वार से संसद के लिए कूच किया जाएगा। गन्ना भुगतान, फसल सुरक्षा समेत कई मुद्दे उठेंगे। वहीं किसान यूनियन के इस पैदल मार्च को अखंड परशुराम अखाड़े ने भी समर्थन देने का ऐलान किया है। पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत द्वारा संगठन चलाने के नाम पर बीजेपी पर लगाए गए 30 करोड़ रुपए जनता से वसूलने के आरोप की कांग्रेस ने जांच की मांग की है। कांग्रेस नेता गुड्डू सिंह चौहान ने कोटद्वार में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हरक सिंह रावत द्वारा लगाए गए आरोप बेहद गंभीर हैं, लिहाजा इसकी जांच होनी चाहिए और बीजेपी ने अपना संगठन चलाने के नाम पर 30 करोड़ जनता से क्यों वसूले हैं। हरक सिंह जी ने कांग्रेस में अलग जगाने का काम तो किया ही है और हरक सिंह जी जो बोल रहे हैं वो उचित बात बोल रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं। अगर लोगों से पैसा लेकर कोई राष्ट्रीय दल चलाया जा रहा है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तराखंड जैसे देवभूमि वाले राज्य में, छोटा सा राज्य है और यहाँ 30-30 करोड़ रुपए अगर लिया जा रहा है तो ये तो बड़े दुख की बात है। जांच होनी चाहिए अगर चंदा लिया गया है, और चंदा लेकर ये कहना कि हमने टेबल के ऊपर से लिया है, टेबल के नीचे से लिया तो लोगों से ही गया है ना। चंदा तो जनता के लोगों से लिया गया। जो हरक सिंह कह रहे हैं कि मैंने भी 10-10 लाख रुपए लोगों से लिए। त्योहारी सीजन को देखते हुए अब खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट हो गया है।
खासतौर पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने कुट्टू के आटे को लेकर सख्ती बरती है। एसओपी जारी करके सभी नियमों का पालन करने की सलाह दी है और साथ ही खाद्य सुरक्षा विभाग के इस एसओपी को लेकर कांग्रेस सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेत्री का आरोप है कि क्या त्योहारी सीजन में ही सतर्कता दिखाई जानी चाहिए, जबकि विभाग को 12 महीने अलर्ट मोड पर रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात है जो एसओपी जारी हुई है, लेकिन मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल ये है कि ये जो खाद्य विभाग में अधिकारी होते हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ खाद्यान्न की चेकिंग करने का होता है, वो केवल त्योहारी सीजन में अपने बिल से बाहर क्यों निकलते हैं? केवल बरसाती मेढक की तरह क्यों टर्राते हैं? इनका काम क्या पूरे साल भर नहीं चलना चाहिए अनवरत रूप से? इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। आपको औचक निरीक्षण करना है, किसी भी दुकान में या खाद्यान्न की दुकान में पहुंचकर आपको सैंपलिंग उठानी है और उसको टेस्ट के लिए भेजना है। लेकिन हम देखते हैं कि आप केवल सीजन टू सीजन बाहर निकलते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सैन्य धाम का कार्य पूरा हो चुका है। जल्द इसका शिलान्यास भी कर दिया जाएगा। पूर्व सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि सैन्य धाम को बनाने के लिए सभी शहीद सैनिकों के घरों में से मिट्टी इकट्ठा की गई है, जिसके लिए सैनिक सम्मान यात्रा निकल गई है और इस दौरान कुछ शहीद सैनिकों के घर पर छूट गए थे। जहां तक ये यात्रा नहीं पहुंच पाई है, उनका सम्मान नहीं हो पाया था। जब हमने पूर्व में शहीद सम्मान यात्रा निकाली थी तो 1734 परिवारों की आंगन की पवित्र मिट्टी को लाने का हमारा संकल्प था, लेकिन कुछ लोगों के एड्रेस न मिलने के कारण, कुछ लोगों के बाहर होने के कारण 39 लोग उसमें से छूट गए थे। उनको हमने चिन्हित कर लिया है और अब उसके बाद 32 लोग और शहीद हुए हैं। हम चाहते हैं कि संभवतः अगले माह सैन्य धाम का लोकार्पण होगा, उससे पहले इन 71 शहीद के परिजनों को हमारी सरकार सम्मानित करेगी। उसके लिए लेंसडाउन का चयन किया गया है। रामलीला कमेटी दिनेशपुर द्वारा आयोजित 18वीं परंपरागत भव्य ध्वज यात्रा बड़े धूमधाम और श्रद्धा भाव के साथ निकाली गई। यात्रा की शुरुआत शिव मंदिर से हुई, जो क्षेत्र के मुख्य मार्गों से होती हुई नेताजी सुभाष चौक का परिक्रमा करते हुए आईटीआई मैदान पहुंची। यहां विधि विधान और पंडितों के मंत्रोच्चारण के साथ में ध्वज को रामलीला मैदान में स्थापित किया गया। इस अवसर पर भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण की मनमोहक झांकियां भी निकाली गई, जिन्हें देखकर भक्त भाव विभोर हो उठे। रामलीला का जो राम ध्वज लगाया जाता है, आज उसका कार्यक्रम हुआ, सब लोगों ने भाग लिया और आगे सितंबर से रामलीला का आयोजन होगा। सब क्षेत्रों से निवेदन है कि सब प्रभु राम प्रेमी 20 तारीख सितंबर को रामलीला देखने आए और अभिनंदन। हर वर्ष की बात है, इस बार बहुत बढ़िया तरीके से मनाई जाएगी। हम हर साल की भांति इस साल भी आज के दिन राम ध्वज का प्रोग्राम करते हैं। हम यहाँ पे आज ध्वज लगाने के बाद आज से हमारी तैयारी होती है रामलीला की। हम 13 दिन की रामलीला करेंगे और डेली हर साल की भांति इस साल भी हम भरपूर बहुत अच्छी रामलीला करने जा रहे हैं, मंचन करने जा रहे हैं। सभी क्षेत्र में अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ रामलीला देखने आए, पुण्य के भागी नहीं। सुभाष बनखंडी श्री रामलीला कमेटी द्वारा हर साल की तरह इस साल भी 18 सितंबर से 3 अक्टूबर तक भव्य रामलीला का आयोजन किया जा रहा। रामलीला की तैयारी कमेटी ने पूरी कर ली है और इस संबंध में सुभाष बनखंडी श्री रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ऋषिकेश के चंदेश्वर नगर में श्री विश्वकर्मा पूजा महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें 17 सितंबर को धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इस महोत्सव में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल मुख्य अतिथि और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। भोजपुरी गायिका शिवानी सिंह सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देंगी और इस संबंध में श्री विश्वकर्मा पूजा समिति के संस्थापक अध्यक्ष और महापौर शंभू पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और हर साल श्री विश्वकर्मा पूजा महोत्सव चंद्रेश्वर नगर दुर्गा मंदिर के पास धूमधाम से मनाया जाता है।
मदमहेश्वर घाटी के ग्रामीणों की आराध्य देवी और रासी गांव के मध्य में विराजमान भगवती राकेश्वरी के मंदिर में चलने वाले पौराणिक जागरों के समापन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और इस दौरान भव्य मेले में शामिल होने के लिए प्रवासियों ने मदमहेश्वर महादेव सहित रासी गांव की भी रुख कर लिया है। पौराणिक जागरों का समापन आगामी 18 सितंबर को भगवती राकेश्वरी को ब्रह्मा कमल अर्पित करने के साथ होगा। पौड़ी जिले क्षेत्र में राधा स्वामी एजुकेशनल एवं वोकेशनल ट्रेनिंग सोसाइटी के द्वारा एथिक्स विश्वविद्यालय परिसर उरेगी में शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। आयोजन के मुख्य अतिथि हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त डॉक्टर दरबान सिंह नेगी रहे। समारोह का शुभारंभ डीएस नेगी, यशोदा देवी और अनूप नेगी, बीके सिंह के द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। अल्मोड़ा टैक्सी मालिक सेवा समिति ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रेस वार्ता के दौरान समिति के अध्यक्ष ने कहा, अगर जल्द ही उनकी मांगे कदम नहीं उठाया गया तो यूनियन सड़क पर उतरते ही मजबूर होगा और यूनियन की प्रमुख मांगों में नगर के पार्किंग स्थल में टैक्सियों के लिए 2 फ्लोर की सुविधा उपलब्ध कराना है। प्रशासन के द्वारा तय किया गया था कि 2 फ्लोर हमें मिलेंगे, ऊपर और ये सेकंड फ्लोर, अभी तक हमें हस्तांतरित नहीं किया गया है। दूसरा मुद्दा था हमारा जो ये टैक्सी में चल रही है छोटी स्कूटियां, जो इसका प्रोटोकॉल तो क्या कहेंगे, जो इसका एक नियम है उसके हिसाब से एक ड्राइवर होना अनिवार्य आगे से, पर जो बाहर के ऑटोमोबाइल वाले हैं, कसारदी में रेस्टोरेंट वाले हैं, होटल वाले हैं, 50-50, 100-100, 8-8, 10-10 स्कूटियां रखी है, पर 60 ड्राइवर उनके पास कोई है नहीं और वो ऐसी 700, 800, 1000 में कोई भी आ रहा है जिनके पास लाइसेंस है नहीं है उनको दे रहे हैं। ये भी हमारा विरोध है। तीसरा विरोध हमारा ये है कि क्वारब वाला कई समय से 3, 4, 5 सालों से देख रहे हैं क्वारब की स्थिति जैसी 3 साल पहले थी वैसी है। प्रशासन सरकार से अनुरोध है कि बहुत ही जल्दी से करें। रुड़की परिवहन संभागीय कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और रक्तदान शिविर में परिवहन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने रक्तदान किया है और एआरटीओ कृष्णचंद ने बताया कि परिवहन रुड़की कार्यालय पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। ब्लड डोनेशन कैंप सड़क सुरक्षा के तहत हमने एक आयोजन किया हुआ है। इसमें एक चैरिटेबल, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक संस्था है, तो वो परिवहन विभाग के जो भी हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं ये हमारे डोनर हैं और परिवहन विभाग में जो भी अन्य लोग आ रहे हैं अपनी सेवाएं प्राप्त करने के लिए, अगर कोई देना चाहता है तो उनको हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं कि आप ब्लड डोनेट करें। तो हम लोग डोनर हैं और ये ब्लड बैंक में जाएगा और लोगों की सेवा के लिए काम आएगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।